नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे विशेष कवरेज। मैं हूं नगमा और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोरंजन भारती। लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए आज मतदान हो रहा है और उम्मीद है कि आज वोटिंग परसेंट बढ़ेगा। पहले दो राउंड के मुकाबले आज 93 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और गुजरात की इसमें से 25 सीटें हैं मनोरंजन, और उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 11 हैं, मध्य प्रदेश की 9 है। और आपको हम दिखा रहे हैं ये ताज़ा तस्वीरें गुजरात से। अमित शाह वहां पर मौजूद हैं। बताया गया कि अमित शाह मौजूद थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर वोट डाले। वैसे ये जो राउंड है उसमें अमित शाह भी चुनावी रेस में है गांधीनगर से। कर्नाटक की 14 सीटों पर भी आज मतदान है, साथ साथ बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर मतदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में वोट डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से वोट डालने की अपील की निश्चित रूप से। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के वोट डालने की, और उन्होंने मीडिया से भी बात की। और इस सीट से जो है गृह मंत्री जो हैं वो चुनाव मैदान में, हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि वोट डालें ताकि कि वोटिंग परसेंटेज पिछले 2 फेज में जो कम हुआ है उसको लेकर के वोट डालने की अपील की गई है। तो आपको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो वोट डालें और जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी उतना ही जोश और उतना ही उत्सव होगा। प्रधानमंत्री ने आज सुबह वोट डाला जिसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मतदान की अपील की है, बच्चों से मिले हैं, हाथों पर ऑटोग्राफ दिए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले आपको सुनाएंगे प्रधानमंत्री ने आज लोगों से क्या अपील की। और ये देखिए यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, लोकतंत्र के पर्व को मनाएं, उत्सव के रूप में मनाएं। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे अहमदाबाद चल सकते हैं, हमारे सहयोगी विकास वहां पे मौजूद है। विकास, बताइए, प्रधानमंत्री ने भी वोट कर दिया, केंद्रीय गृह मंत्री भी वोट करने के लिए जा रहे हैं। उनका जो है उनकी सीट पे ही अभी चुनाव है। कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए पूरे के पूरे गुजरात में सभी सीटों पर आज ही मतदान हो रहा है? विकास, हमारा संपर्क टूट गया है। हम आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का जो है वो खुद वोट डालने आए हैं, यहाँ से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज सुबह यहाँ पर वोट डाला है। तो केंद्रीय गृह मंत्री जो है लाइन में लगे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो अहमदाबाद में शिवकुंज सोसाइटी स्थित अपने पुराने आवास पर पहुंचे थे। यहाँ पर वो अपने पड़ोसियों के साथ उन्होंने मुलाकात की। और ये भी बताया जा रहा है, दिलचस्प खबरें आती हैं चुनाव के दिन वैसे मनोरंजन की, किसने क्या खाया। तो गृह मंत्री ने जलपान किया है, जलेबी और खाकरा खाया है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी वरिष्ठ जर्नलिस्ट जो है निष्ठा गौतम भी मौजूद है। इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं, बहुत सारी खबरें आती हैं, जलपान क्या हुआ, खाकरा खाया गया, ऑल दैट। पर उस सबको अगर हटा के देखें तो गुजरात में बहुत कुछ एट स्टेक है। सूरत अनकंटेस्टेड जीत चुके हैं ये लोग। 29 सीटें हैं जो चुनावी इसमें है। गृह मंत्री भी इस बार इस फ्रेम में है। गुजरात कितना दिलचस्प होगा, सीटें वहां पे कम होगी, रिटेन कर पाएगी बीजेपी, ये सब सवाल इस समय उठ रहे हैं। देखिए, हमेशा गुजरात कम से कम पिछले 15 सालों से काफ़ी रेलेवेंट रहा है भारत की जो सेंट्रल राजनीति है उसके लिए भी। तो गुजरात केवल एक राज्य नहीं है, वो शायद एक माइक्रोकॉज्म हो जाता है बीजेपी के लिए। तो उनके लिए ये काफ़ी एक प्रेस्टीज बैटल, जो प्रेस्टीज स्टेट्स है ना, वो उसकी गुजरात की एक वो अहमियत है। दूसरी बात, क्योंकि आपने अभी बोला कि गृह मंत्री खुद इस बार बैलेट पर हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत इंटरेस्टिंग है,
क्योंकि वो एक बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी सीट पे एक उनके उत्तराधिकारी की तरह जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल लगता है कि एक तरीके से स्टेज सेट हो रहा है आने वाले 10, 15, 20 सालों के लिए। क्योंकि बीजेपी के बारे में हमेशा ये बोला जाता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, और मैं तो हमेशा मानती हूँ कि बीजेपी 2 या 4 सालों का खेल नहीं खेलती है। बीजेपी लंबी रेस, वो लंबी रेस में आने के लिए और वो इंतजार करने को तैयार हैं। देखिए, वो जहां जिन प्रदेशों में बीजेपी का कोई नाम भी नहीं जानता था, वहां पे जाके उन्होंने प्रचार जब करना शुरू किया तो लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई कि भाई हम बंगाली हैं, हम तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम तो कभी वोट नहीं देंगे, वो तो तुम यूपी बिहार वाले जो लोग हो वही उन्हें पसंद करते हो। लेकिन 2017 के बाद से हमने देखा है ना कि कैसे फिर गेंद बढ़े हैं धीरे धीरे उन्होंने अपना जो एक प्रचार और प्रसार किया है। जी, एक मिनट, विकास हमारे साथ जुड़ गए, हमें बताया जा रहा है, सीधे विकास के पास चलते हैं। विकास, बताइए कितना महत्वपूर्ण है गुजरात बीजेपी के लिए? सभी सीटों पे आज ही इलेक्शन हो रहे हैं। ये देखिए, महत्वपूर्ण तो पूरी उत्तर पट्टी है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सैचुरेशन पर अगर एक सीट भी कम होती है तो निश्चित रूप से बीजेपी के प्रयासों के लिए धक्का है। और जो परसेप्शन के लिहाज से होता है वो गुजरात बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना गृह राज्य है। और यहाँ पर 26 में से 26 सीटें 2 बार लगातार 2014, 2019 में हासिल की हैं, और इसलिए इस बार एक सीट तो ऑलरेडी निर्विरोध जीत चुके हैं, लेकिन बाकी 25 सीटों पर बीजेपी ने पूरी जान लगाई हुई है। यहाँ पर हर सीट पर 5 लाख वोट से ज़्यादा मार्जिन से जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। लेकिन जो गांधीनगर की लोकसभा सीट है, जहाँ हम खड़े हुए हैं, जहाँ से गृह मंत्री अमित शाह हैं, यहाँ का लक्ष्य 10 लाख वोटों के मार्जिन से जीतने का है, और ये एक रिकॉर्ड होगा अगर ऐसा होता है। और जाहिर तौर पर अगर यहाँ पर कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है तो इस तरह के लक्ष्य स्थापित करना या लक्ष्य तय करना बहुत आसान होगा, ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पर 82 से 86% अगर वोट होता है, क्योंकि टोटल इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो वोटिंग है वो 22 लाख की है, तो अगर 86% यानी कि 15-16 लाख वोटिंग होती है, तब ये 10 लाख का जो अंतर है वो हासिल किया जा सकता है। इस वक्त हम नारंगपुरा के जोनल ऑफिस में हैं, और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ, पत्नी सोनल, बेटे जय और उनकी बहू के साथ यहाँ पर वोट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। ठीक इसके बगल में कामेश्वर महादेव का मंदिर है। वोटिंग करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और उसके बाद वोट करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। हर साल का उनका यही जो प्रक्रिया है वोटिंग करने से पहले की वो है, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग किया। यहाँ से नज़दीकी शिवकुंज सोसाइटी है, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह 28 वर्ष रहे, उनका एक तरह से बचपन बीता, उनके बच्चों का भी वहाँ बचपन बीता। वहाँ पहुँचे, अपने एक पड़ोसी के घर में बैठे, वहाँ पर खाकरा, जलेबी और चाय पी, नाश्ता किया, और सभी पड़ोसियों से उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी अपना मतदान करें। तो एक तरह से बहुत अच्छा जेस्चर था कि वो अपने 28 साल जिस घर में रहे और 20 साल से अब उस घर से बाहर हैं, वहाँ पहुँचे, वो पड़ोसियों के साथ मिले, संवाद किया, वहाँ हंसी ठहाके गूंजे पुरानी बातों को याद करके। और मैंने वो रिपोर्ट भेजी है, मनोरंजन बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट है, आप देखेंगे उसमें भोजन का स्वाद भी दिखेगा और पड़ोसियों के रंग और उत्साह भी दिखेगा। लेकिन इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह इस नारंगपुरा के जोनल कार्यालय में हैं और बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, वोट करके बाहर निकल रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है, क्योंकि वो अपने लिए खुद यहाँ से मतदान करके निकल रहे हैं। गांधीनगर की ये सीट नारायणपुरा विधानसभा, जहाँ से वो पहले विधायक भी रह चुके हैं, और अब इसी विधानसभा में जो लोकसभा आती है गांधीनगर, वहाँ से दूसरी बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है यहाँ से, और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से निकलकर कामेश्वर महादेव मंदिर के बगल में एक छोटा सा डायस बनाया गया है, जहाँ पर वो मीडिया से बातचीत करेंगे। और जाहिर तौर पर आज चूंकि मतदान का दिन है तो राजनीति की बात नहीं होगी, लेकिन मतदान सभी को करना है, अवश्य करना है, ज़रूर मतदान करें, इसकी अपील ज़रूर करेंगे। और जैसा कि सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डालने के बाद अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से जल्दी घरों से निकलें और अपना मतदान करें। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं गृह मंत्री अमित शाह की अपने परिवार के साथ तेज़ी से आगे बढ़ते हुए। और अब देखिए, वोट करने के बाद आज उन्होंने रिवर्स कर दिया। वोट करने के बाद अब
मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। कामेश्वर महादेव मंदिर यहाँ का बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है, जहाँ पर वो अपने पूरे परिवार के साथ देखिए पहुँच रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह मंदिर में दाखिल हो गए हैं, उनकी पत्नी सोनल उनके साथ हैं, बेटे जय उनके साथ बने हुए हैं। और जब जलपान करने गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे अपने पुराने आवास पर, पुराने पते पर, तो हमने जय से, उनके बेटे से पूछा था कि आपका बचपन यहाँ बीता, कैसी यादें हैं। तो उन्होंने कहा कि बचपन जहाँ भी बीते उसकी यादें बेहद सुनहरी होती हैं और वो हमेशा पूरे जीवन आपको जो है भीतर ही भीतर गुदगुदाती रहती हैं। और ये देखिए तस्वीर, सोने से जड़ा हुआ पूरा जो गर्भगृह है उसमें कामेश्वर महादेव का मंदिर है। महादेव का ये मंदिर है जहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह अपनी पत्नी के साथ पहुँचे हुए हैं। हर वर्ष इस बार उन्होंने पहले मतदान किया, बाद में यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पर, स्थानीय कार्यकर्ताओं के अलावा मीडिया का भी जमावड़ा है, काफ़ी धक्का मुक्की है। और अभी सुबह के ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है लेकिन 9 ही बज रहे हैं और पारा यहाँ पर जो है वो सर पे चढ़कर बोल रहा है, यानी कि गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो एनडीटीवी भी सभी से अनुरोध कर रहा है लगातार कि जल्द से जल्द मतदान करने के लिए निकलें, अवश्य मतदान करें। अपने घरों से निकलकर मतदान करना बेहद ज़रूरी है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब आप मतदान करेंगे, अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो अहमदाबाद से हम तस्वीरें इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो कामेश्वर महादेव की तस्वीरें हैं। गृहमंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ यहाँ पर पूजा करने पहुँचे हुए हैं। पहले उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में जाकर पूजा की, यानी कि मतदान किया पोलिंग बूथ पर जाके, और अब वो कामेश्वर महादेव के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जाहिर तौर पर देश और अपनी जीत की कामना, देश के समृद्धि की कामना उनके मन में रही होगी। और ठीक बगल में इस कामेश्वर महादेव मंदिर के बगल में एक डायस तैयार किया गया है जहां पर गृहमंत्री अमित शाह मीडिया से बात करेंगे। देखना होगा यहाँ पर वो मतदान के अलावा क्या बोलते हैं, क्या अतिरिक्त बात करते हैं, क्योंकि आज भी देश के कई हिस्सों में मतदान के अलावा चुनावी अभियान भी चल रहा है, चुनावी सभाएं भी हैं। तो जाहिर तौर पर इन सब बातों का, इन तस्वीरों का, उनकी कही गई एक एक बात का असर दूसरे देश के हिस्से में भी पहुंचता है और पड़ता है। अब देखिए यहाँ से लोगों को थोड़ा सा दूर किया जा रहा है मुख्य द्वार के मंदिर से, ताकि जब गृहमंत्री अमित शाह यहाँ से निकलें तो उनके लिए एक सुलभ रास्ता हो, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है। अगर मैं अपने कैमरामैन प्रेम सिंह से कहूँ चारों तरफ का नज़ारा दिखाएं तो आप देखिए ज़बरदस्त भीड़ भाड़ है। मीडिया के अलावा स्थानीय कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक भी यहाँ पर डटे हुए हैं और इसी वजह से यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है और इसलिए रास्ते को थोड़ा सा खाली कराया जा रहा है ताकि आने जाने का रास्ता सुलभ हो सके। यहाँ पर 26 सीटों की बात की थी आपने, एक सीट सूरत की बीजेपी पहले ही जीत चुकी है, बाकी बची हुई 25 सीटों पर जो लड़ाई है उसमें से अगर ये कहा जाए कि 5 से 6 सीटें जहाँ पर कांग्रेस बहुत अच्छे मुकाबले में है वो क्षत्रियों की नाराजगी की वजह से है। उसमें जामनगर लोकसभा सीट है, इसके अलावा बनासकांठा, साबरकांठा, ये वो सीटें हैं जहाँ पर विकास इसी बात पे आना चाह रहा था कि मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मैं इसी बात पे आ रहा था कि रूपाला जी के जो स्टेटमेंट का क्या असर आपको वहां पे दिख रहा है, कुछ सीटों पे जो बात कही जा रही है, खासकर राजकोट और बाकी सीटों पर। राजकोट पे तो कोई लड़ाई नहीं है, एक तरफा है वहाँ पर चुनाव, क्योंकि वो बीजेपी का एक पुराना किला है, पुराना गढ़ है, तो पुरुषोत्तम रूपाला को वहाँ पर खतरा नहीं है। लेकिन उनके बयान की वजह से 5 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर क्षत्रिय आबादी बहुत ज़्यादा है, अच्छी खासी है और जीत हार वो तय कर सकते हैं। उसमें से कच्छ की सीट है, जामनगर की सीट है, बनासकांठा, साबरकांठा, ये वो सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस क्षत्रियों की नाराजगी की वजह से लड़ाई में आ गई है। लेकिन पिछले 1 महीने में पुरुषोत्तम रूपाला के बयान आने के बाद, उनकी माफ़ी के बाद बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की, वहाँ पर ग्राउंड पर अपने क्षत्रिय नेताओं को उतारा, पूरी सरकार वहाँ पर लगा दी ताकि क्षत्रिय नेताओं को मनाया जा सके, समाज को मनाया जा सके। और पिछले इसका असर दिख ही रहा है। पिछले 4-5 दिनों में कई क्षत्रिय लीडरों ने, धर्मगुरुओं ने, जामनगर के महाराजा ने अपील की है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने माफ़ी मांग ली है, ऐसी सूरत में अब नाराज़गी की कोई वजह नहीं है। जो उन्होंने कहा उसके शब्द वापस ले लिए हैं, इसलिए अब नाराज़गी दूर होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वो वोट किसके पक्ष में करेंगे क्षत्रिय, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। नगमा, बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। एक तो क्षत्रियों की नाराज़गी की बात की, लेकिन अब ये है कि उसके बाद जो बयान आए हैं उसका असर क्या पड़ता है यहाँ पर, और कांग्रेस किस तरह से कुछ सीटों पर यहाँ कॉन्टेस्ट
रेस में है, इस पे हम बातचीत करेंगे। आपने तस्वीरें दिखाई और हम तस्वीरें देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की। पहले उन्होंने वोट डाला है आज और थोड़ा रिवर्स कर दिया कार्यक्रम, बाद में मंदिर गए हैं, वहां पर पूजा की है परिवार के साथ। वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में निगाहें ज्यादा लगी हुई हैं क्योंकि वहां से तमाम तरह की तस्वीरें आ रही हैं। तो आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया का लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और इसे कवर करने के लिए तमाम राज्यों में हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त मैदान में हैं और आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ अनुराग द्वारी हैं मध्य प्रदेश से, तनिष्क पंजाबी हैं मुर्शिदाबाद मैनपुरी में, सौरभ गुप्ता हैं मुर्शिदाबाद, प्रभाकर हैं मधेपुरा में, गुवाहाटी में रतनदीप हैं, बरेली में वैभव हैं और जुल्फिकार जो हैं वो छत्तीसगढ़ में है, रायगढ़ में। तो ये तमाम हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, आपको पल पल की खबरें दे रहे हैं। तो हम बात करते हैं, इस सेगमेंट में बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आपको बता दूं कि इस बार जो है लड़ाई जो है विरासत की लड़ाई ज़्यादा हो गई है कि असली विरासत किसको मिलेगी ये चुनाव तय करेगा। और खासकर बारामती की सीट जहां पे आज पोलिंग होनी है और साथ में कोंकण का जो बेल्ट है वहां पर भी आज मतदान होना है। हम अपने सहयोगी रौनक के पास भी चलेंगे, लेकिन संदीप शास्त्री जी जुड़ गए। संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र को जो है तय करेगा विरासत का असली वारिस कौन है? आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक विरासत की लड़ाई है और इस विरासत की लड़ाई में ये साफ होगा कि एनसीपी, सच का एनसीपी कौन सा है और सच का शिवसेना कौन सा है। और इसका महत्व वर्ष के अंत में जब विधानसभा के चुनाव होंगे उस पे उसका महत्व आप देखेंगे। तो इस बार तो ये एक कौन सी लेजिटिमेट इनहेरिटर ऑफ द पार्टी नेम है वो फैसला होगा। और इसलिए वो सीटें पे जहां शिवसेना के दोनों गुटों के उम्मीदवार और एनसीपी के दोनों गुटों के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वहां पे काफी अटेंशन होगा, क्योंकि वहां से ही ये फैसला होगा कि ओरिजिनल पार्टी लोगों ने कौन सा चुना। जी, आपसे कर्नाटका की भी बात करूंगी, लेकिन महाराष्ट्र पर इस समय हम चर्चा कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में निष्ठा, आपका इस वक्त क्या सोचना है? अभी जो चुनाव हो रहे हैं ये उसमें 11 सीटें हैं महाराष्ट्र में, 7 पहले बीजेपी के पास हैं। तो दो तरह देखने का तरीका हो सकता है कि या तो बनाए रखेंगे, 7 गेन करेंगे, या वो उन 7 में से भी कहीं कुछ नुकसान होता दिख रहा है। देखिए, ये सारी चीज़ें तो हमें केवल 4 जून को ही पता चलेंगी और उससे पहले तो सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं। और हर पार्टी जो है वो अपने हिसाब से ही जो उनको सूट करता है उस हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं कि ये आउटकम ऐसे होने वाला है। अपने हिसाब से सीट गिन भी देते हैं, सभी सीट गिन देते हैं। मुझे तो बड़े कमाल की चीज़ लगती है, क्योंकि जब तक मतलब वोटर जाके बाहर नहीं निकल आते, बिल्कुल बटन दबा के, या पहले जो वक्त होता था कि ठप्पा लगा कि तब तक वोटर को भी अमूमन पता नहीं होता था कि हम किसको वोट करने जा रहे हैं। और ये बात एक्चुअली कई रिसर्चेस में प्रूव हो चुकी है कि एक वो जो टेकन फॉर ग्रांटेड एक एटीट्यूड होता है पार्टीज के दिमाग में कि ये एक तरीके का वोटर है, वो इसी तरीके से अलोंग द प्रेडिक्टेबल लाइंस वोट करेगा, वो शायद झुटलाया जा चुका है। और वो विरासत की लड़ाई की जो बात हो रही बिल्कुल, थी, बिल्कुल, वो असल में एक यही चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक स्वे करती है, वो है एक इमोशनल पावर जो है वोटर के ऊपर। और यहाँ पे ये बहुत इमोशनल चुनाव है, क्योंकि जो शरद पवार जी का स्टैचर है वो केवल महाराष्ट्र में नहीं, वो पूरे देश में काफी एक बहुत बड़े राजनेता के बारे में है। वो मतलब मेकर ऑफ द किंग्स हैं हमेशा, ठीक है। तो अब उस क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इस बार के जो चुनाव हैं वो चाहे बीजेपी हो या बाकी कांग्रेस पार्टी हो या कोई और है, ये एक तरीके का ग्राउंड सेट हो रहा है अगले 10 या 15 सालों के लिए। तो वो एनसीपी का भी सेट हो रहा है, वो उसकी लेगेसी, उसकी विरासत सेट हो रही है। और जहां आपने बोला कि अभी और संदीप शास्त्री जी ने बोला कि ये अभी जब स्टेट इलेक्शंस जब होंगे उसका सबसे जो इम्प्लीकेशन आज की वोटिंग का है वो हमें तब देखने को मिलेगा। रौनक हमारे साथ जुड़ गए, सीधे हम रौनक के पास चलते हैं। रौनक, आप कोंकण बेल्ट में है, वहां पे भी बड़े बड़े चेहरे मैदान में है, लेकिन सबकी निगाहें जो है जुड़ी हुई है कि बारामती में क्या होगा।
जी देखिए, निश्चित तौर पर पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ, ऐसे संसदीय क्षेत्र में मौजूद हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत, देश के उन संसदीय क्षेत्रों में से आता है जो कि बहुत खूबसूरत है। कोंकण के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग इलाके में मैं मौजूद हूँ और यहाँ से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को मैदान में उतारा है। यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है, लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में बारामती की सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और जिस तरह का प्रचार दोनों पवार फैमिली की तरफ से देखने को मिला, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बहुत ही कांटे की टक्कर यहां पर होने वाली है। आज सुबह जो रोहित पवार है, शरद पवार गुट के विधायक है, उनकी तरफ से एक ट्वीट कर एक गंभीर आरोप यहां पर लगाया गया कि कई जगहों पर इस संसदीय क्षेत्र में, बारामती संसदीय क्षेत्र में पैसे जो है वो बांटे जा रहे हैं। तो एक गंभीर तरह का आरोप जो है वो देखने को मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो शुगर बेल्ट की बात की जाती है, उस शुगर बेल्ट में शरद पवार का दबदबा माना जाता रहा है, लेकिन अजीत पवार का जिस तरह से उन्होंने शरद पवार को छोड़कर बगावत की, तो कई जो शुगर बेल्ट के में अच्छी खासी पैठ रखने वाले सदस्य हो, चेयरमैन हो या विधायक हो, वे अजीत पवार के साथ है। ऐसे में इन 11 सीटों जहां पर आज वोटिंग होने जा रही है, ये शुगर बेल्ट की मजबूत सीटें, तो शरद पवार की इन शुगर बेल्ट पर कितनी पकड़ है, ये भी आज जो है ईवीएम में वोटिंग कैद होने के बाद साफ हो जाएगा। जी जरूर जरूर, आप हमारे साथ बने रहिए। अब शिवसेना के नेता अनंत गीते साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हमारे साथ जुड़ गए। गीते साहब, आपका बहुत स्वागत है। क्या ये इलेक्शन तय कर देगा असली शिवसेना कौन है, क्योंकि वहां भी एक विरासत की लड़ाई चल रही है और वहां भी आपको तय करना पड़ेगा लोगों को असली शिवसेना कौन है। गीते साहब, अनंत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? फ्रीज हो गया, लाइन कट गई है उनकी। तो असली जो बात कर रहे थे आप, आनंद गीते, शिवसेना आप को हमें जन्म सुन शिवसेना सकते प्रमुख हैं? बाला जी, साहब कहिए। ठाकरे ने दिया है, हमें महाराष्ट्र की जनता करेगी। ये आ रही है? जी जी बोलिए। जी मैं सुन रहा हूँ। बात पूरी करें। शिवसेना के लिए भी ये एक वजूद की लड़ाई मानी जा रही है, जिस तरह पवार फैमिली के लिए है उसी तरह ठाकरे फैमिली के लिए भी है ये। नहीं, नेटवर्क इशू है इस वक्त वहां पर। और आपने जो सवाल पूछा, हम अपने एनालिस्ट से ये बात चर्चा कर सकते हैं कि संदीप जी भी हैं, निष्ठा भी हैं। संदीप जी, आपकी राय इसके ऊपर क्या है? जैसे पवार साहब के लिए ये एक इमोशनल मुद्दा भी वहां की जनता के लिए, लेकिन विरासत की भी लड़ाई है, वैसे ही ठाकरे परिवार के लिए भी, कि असली शिवसेना कौन है, ये तय कर पाएगा ये चुनाव। और 11 सीटों, अभी इस वक्त इस फेज में 11 सीटें हैं, 7 पहले ही बीजेपी के पास हैं। अब महाराष्ट्र में लेकिन एक इंट्रीग बना हुआ है लेकर, बहुत यहां पर क्लियर नहीं है कुछ। देखिए, जैसे आपने महाराष्ट्र के बारे में बात किया, एनसीपी की हम चर्चा करें तो शरद पवार का पकड़ और अजीत पवार का पकड़ पार्टी पे कितना है, लगता तो यह है कि ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा अजीत पवार जी के पास ज्यादा होगा, लेकिन लोगों का समर्थन, एनसीपी सपोर्टर्स का समर्थन किसके तरफ है, ये आज शायद जिन सीटों में एनसीपी के दोनों गुटों के कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वहां पे साफ हो जाएगा। उसी तरह शिवसेना में जो 2 गुट हैं, शिंदे जी का एक गुट और उद्धव ठाकरे का गुट, दोनों में से शिंदे जी के साथ एमएलए शायद ज्यादा रहेंगे, एमपी शायद ज्यादा होंगे, लेकिन लोगों का समर्थन, जन समर्थन किसको है, शायद इस चुनाव में, आज और अगले चरण के चुनाव में ये साफ हो जाएगा कि लोगों का समर्थन किसको है। और अंत में संगठन से ज्यादा लोगों का समर्थन किसको, किस नेता को जाएगा, किस गुट को जाएगा, वो बहुत ही अहम विषय होगी। और उसके बाद राज्य के राजकीय में काफी बदलाव हम देख सकेंगे। जरूर। आनंद गीते शायद जुड़ गए हैं हमारे साथ। आपको अगर आवाज आ रही है गीते साहब, तो यही सवाल आपसे भी था कि कितना, क्या आपको लग रहा है तय कर पाएगा ये चुनाव कि असली शिवसेना है कौन? बिल्कुल, इस चुनाव में महाराष्ट्र की जनता तय करेगी, महाराष्ट्र का मतदाता तय करेगा। और महाराष्ट्र के मतदाता ने यह स्वीकार किया है कि शिवसेना को जन्म शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने दिया है, और अब उनके पुत्र उद्धव बाला साहब ठाकरे
ये हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख है। तो ये महाराष्ट्र की जनता का निर्णय है, उनका फैसला है कि असली शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की है, और यही परिणाम, यही नतीजे इस चुनाव में आपको महाराष्ट्र में दिखाई देंगे। लेकिन उनके एमएलए वगैरह क्यों छोड़ के भाग गए आपके शिवसेना से? उद्धव ठाकरे एमएलए अपने मतलब के लिए भागे हैं, वो कहीं जनता की सेवा के लिए, क्या जनता के प्रश्नों के लिए नहीं गए हैं, न किसी विकास के लिए गए हैं। एक तो वो कमाई करने के लिए गए हैं, या तो फिर जो कमाई की है उसको बचाने के लिए गए हैं। तो नेता गए हैं, एमएलए गए हैं, एमपी गए हैं, लेकिन मतदाता, कार्यकर्ता, जनता वहीं पर वहीं है। जो शिव सैनिक है वो अपने जगह पर कायम है, हमारे कार्यकर्ता भी अपने जगह पर कायम है, और इसलिए जो विधायक चले गए या सांसद चले गए वो अपने मतलब के लिए गए हैं, अपने आप को बचाने के लिए गए या तो कमाने के लिए गए हैं। तो इसका असर मतदाताओं पर कुछ भी नहीं तो खुद होता। को बचाने गए हैं या कमाने गए हैं, ये दिलचस्प कमेंट है। वैसे ना मतलब जैसे जब डिफेक्शंस होते हैं तो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है कि सडनली सारी बुराइयां एकदम से अपने कंपैट्रियट्स में देखने को मिल जाती हैं, अपने पार्टिजन्स में देखने को मिल जाती हैं। और एक जो वोटिंग परसेंटेज पहली बार आया सुबह 9 बजे तक असम में 10.1% मतदान है, बहुत कम माना जाएगा। असम वगैरह में तो बहुत जल्दी सूर्योदय हो जाता है। 9 बजे तक बिहार में भी 10% ही हुआ है। और ये ईस्ट है, तो जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत सुबह से लोग 5 बजे से धूप आ जाती है और लोग वोट देने निकलते हैं, लेकिन इस वक्त जो एवरेज परसेंट आ रहा है असम और बिहार से वो 10.5%। यूपी में वैसे 11 थोड़ा आगे है, 11.1% वोटिंग हुई है। यूपी में थोड़ा सा बढ़ गया है क्योंकि पिछले जो 2 फेजेस हैं, और क्योंकि मेरा होम स्टेट है तो मैं उसको काफी उत्सुकता से देखती हूँ। और क्योंकि जहाँ पे अब ये बात होती है कि वोटर्स निकल कर नहीं आ रहे हैं, तो कहीं कोई अगेन पार्टीज अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करती हैं, लेकिन हमें ये पता चलता है कि अगर वोटर टर्नआउट लो है तो उसका एक सीधा कारण कोई होता है, थंब रूल नहीं है, कोई थंब रूल नहीं ना है। कोई थंब रूल है। शायद जो एक थंब रूल है वो ये है कि जो फेंस सिटिंग वोटर है वो नहीं आता है, नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ऐसा वेव नहीं है, ये तो समझ में आता है। अगर ज्यादा टर्नआउट नहीं है तो सुबह 9 बजे तक जो मतदान का आंकड़ा आया है 10.5% मतदान आप कह सकते हैं देश भर में हुआ। कई जगह काफी कम है, खासकर हम महाराष्ट्र की बात करें या फिर गुजरात की बात करें, लेकिन असम में और पश्चिम बंगाल में अच्छे आंकड़े आए हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अच्छे आंकड़े हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त, अनुराग और निहाल। अनुराग, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह से थोड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है इस वक्त वोटिंग में। हाँ, मध्य प्रदेश में लंबी लंबी कतार सुबह से ही देखी गई है, और इस वक्त मैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बंगले पर मौजूद हूँ। वो थोड़ी देर में यहाँ से अब मतदान करने जाएंगे। दरअसल देर रात लौटे हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो उम्मीदवार तो राजगढ़ से हैं, लेकिन मतदान करने भोपाल आएंगे, क्योंकि पिछले दफ़े जब वो उम्मीदवार भोपाल से थे तो उनका मतदान राघवगढ़ में था। तो बहरहाल अब से थोड़ी देर में वो मतदान करने निकलेंगे। तो हम समझने आए हैं कि क्योंकि उनको अपने क्षेत्र में भी जाना होगा। और भोपाल की अगर बात करें तो लंबी लंबी कतारें देखी गई हैं तमाम मतदान केंद्रों पर। और बहुत ही दिलचस्प ये चरण भी है, क्योंकि एक राजा जिनके घर पर हम खड़े हैं, जिनको कहा जाता है दिग्विजय सिंह, एक महाराजा ग्वालियर के सिंधिया जी जो गुना से लड़ रहे हैं, और एक 2 पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से और दिग्विजय सिंह जो राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बेहद दिलचस्प ये दौर है। पिछले 2 चरणों में अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया और अपने मताधिकार से चूके हैं। मतदान प्रतिशत घटा है। और जो इस बार इस चरण में ग्वालियर चंबल, जो कि एक तरह से कुख्यात है कि वहाँ पर बहुत कम मतदाता अपने घरों से निकलते हैं और तापमान बहुत ज़्यादा जाता है। आज ये बताया जा रहा है कि हो सकता है वहाँ पारा 46-47 चला जाए। भोपाल में भी लगभग 42 के आसपास रहे। तो ऐसे में मतदान प्रतिशत हर राजनीतिक दल के लिए और चुनाव आयोग के लिए भी एक चिंता की बात है। और लेकिन चूंकि पिछले 2 चरणों के वक्त शादियां भी थी, ऐसे में राजनीतिक दलों को लग रहा है कि इस बार उनके मतदाता घरों से निकलेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। जी निहाल भी हमारे साथ जुड़ गए। निहाल, बताइए, आप हुबली में, तो क्या हाल है वहाँ का? आप देखिए, मैं भवानी नगर के बूथ पे हूँ, कितनी भीड़ है यहाँ पे। देखिए इस बूथ पर इतनी भीड़ है सुबह से ही, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जब वोटिंग का परसेंटेज आएगा तो तेज़ गर्मी और लू के बावजूद यहाँ का वोटिंग परसेंटेज कर्नाटका का काफ़ी अच्छा मिलेगा। जितने लोग अंदर उससे कहीं ज़्यादा बाहर हैं। और ये एक बुजुर्ग महिला देखिए यहाँ पर आई हैं।
ये मुझे इन्होंने एक फोटो दिखाई, आप फोटो कुछ मुझे दिखा रही थी। हाँ। आपने कब से वोट दे रही हैं आप? मुझे 1 है अभी। अच्छा, 79 ईयर्स की हैं, तो कब तक वोट देंगी आप? मुझे कब वोट देने का हुआ ना, तब से मैं दे रही हूँ। और आपकी जो ये कौन है ये? हाँ। हाउ यू आर रिलेटेड? No, just common person. और ये देखिए फर्स्ट टाइम वोटर है यहाँ पे, तो आपने तैयारी की थी कि आप इस बार फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, तो कुछ एक्साइटमेंट था? हाँ, बहुत सारा एक्साइटमेंट था। फर्स्ट टाइम वोट के थोड़ा एक्साइटमेंट था, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वोट फॉर आवर राइट्स। तो क्या आपने देखा कि किस तरह से वोट देना है, ये सब जानकारी कहाँ से मिली? मेरे फादर ने दी थी। ये फर्स्ट टाइम वोटर। और यहाँ देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले प्रहलाद जोशी आए थे, उन्होंने हालांकि दावा किया कि काफ़ी जिस तरह ये जो 14 सीटें हैं जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं कर्नाटका में, ये सभी 14 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि वो भी इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। और यहाँ पर हुबली धारवाड़ उत्तर कर्नाटका में नेहा हत्याकांड जो हुआ था, उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। लेकिन प्रहलाद जोशी का कहना है कि वो जो मुद्दा है प्रहलाद जोशी ने अपनी तरफ से नहीं उठाया था, लोगों ने उठाया था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर न सिर्फ यहाँ हुबली धारवाड़ में, बल्कि जो कई सारी जो की कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर बेलगावी से चुनाव लड़ रहे हैं, बसवराज बोम्मई हैं, तो ये इन सभी जगहों पे काफ़ी मतदान हो रहा है। अब देखना है कि थोड़ी देर में जब परसेंटेज आएगा तो किस हद तक उसका आपके पास मतदान यहाँ वोटिंग पे है। हम अभी बिल्कुल वक्त नहीं है, बट बहुत छोटा सा कमेंट आपसे निष्ठा कि कर्नाटका में अच्छा मतदान हो रहा है और यहाँ पर आपको लग रहा है बीजेपी के पास सभी सीटें थी पर कांग्रेस की सरकार है, तो इस बार इसीलिए शायद मतदान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे शायद वोटर्स को एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट लग रहा है कि हमारा मत जो है वो एक डिफरेंस ला सकता है एंड इट कैन इम्पैक्ट द आउटकम। तो हमेशा हमने यही देखा है कि जब भी मतदान देने लोग आते हैं तो वो इस उम्मीद के साथ में आते हैं कि भाई हमारा कैंडिडेट जीतने वाला है। उन्होंने मतलब वो भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ देते कि अरे ये तो होना ही है। फॉर देम इट्स नॉट अ फॉरगॉन कंक्लूजन एंड दैट इज प्रॉब्ली व्हाई कि बीजेपी जो है वो कर्नाटक को लेकर काफी मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगी कि वो चिंता में है या आश्वस्त होकर बैठे हुए हैं, लेकिन कर्नाटका के बारे में काफी सोच विचार में है, क्योंकि वो रेवन्ना जो एक इंसिडेंट हुआ है, क्या उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या बाकी ये जो नेहा हत्याकांड की बात करी, क्या उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले भी बोला कि बहुत इमोटिव एक तरीके से वोटर जो है वोट करता है अंतिम दिन जाकर। तो क्या क्या चीजें हैं बीजेपी इस बारे में लेकर तो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कर्नाटका मनोरंजन। संदीप जी हैं हमारे साथ? नहीं है, संदीप जी के पास भी चाहते अभी है नहीं हमारे पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकते हैं।